welcome to Share Vigyan episode number 2. So, as we have constantly said, these videos are only for educational purposes, not an investment advice. तो उसी हिसाब से आप इसको देखिएगा। अब हम आते हैं पिछले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने दो मेन चीज़ें जो बताई थी वो ये थी कि स्टॉक मार्केट में ना तो आपको डरना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा लालच करना है, लेकिन ये चीज़ आपको स्टॉक मार्केट के बिहेवियर में, इन्वेस्टिंग बिहेवियर में नज़र कैसे आती हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो पहला तो ये होता है कि डर की वजह से आदमी को में झिझक पैदा होती है। तो वो ये सोचता है अक्सर कि जब तक मैं 100% परफेक्ट ना हो जाऊँ, जब तक मैं एक्सपर्ट ना बन जाऊँ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, लालच जो होता है उसमें क्या आदमी सोचता है कि हम जल्दी से जल्दी ऊपर चढ़ जाएं, सब कुछ सीख जाएं, 1 मिनट में इम्प्रूवमेंट हो जाए हमारा, एकदम 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए और हम शुरू हो जाएं। तो उसमें क्या होता है, जितना तेज़ी से आदमी इम्प्रूवमेंट करके ऊपर जाता है उतना तेज़ी से नीचे भी आता है। उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। लेकिन हमको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में हम क्या कहते हैं कि एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद उस पर जो सीखा है उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये चीज़ स्टेबल हो गई है, हम कर सकते हैं आगे, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप जो भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है वो ये है कि हम धीरे धीरे काम करते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में आते हैं तो वो फाइनेंस बैकग्राउंड के ज़रूरी नहीं हो, तो अगर वो अचानक से कुछ करेंगे और अचानक से लॉस हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ मैं शुरू में कहना चाहता था। अब हम आते हैं इस पे कि शेयर विज्ञान का मतलब हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जो भी आप डिसीजन लें वो आपको एनालिसिस डेटा के साथ करना चाहिए, डेटा और एनालिसिस के साथ। तो उसमें 2 बड़े सवाल जो हैं आपके सामने उठते हैं। पहला कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा जाए, पहला तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कब खरीदा जाए। और इससे जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल भी है कि अगर आपने खरीद लिया तो कब बेचा जाए वापस। तो ये तीनों सवाल के जवाब जब हम आ जाते हैं हमें, तब हम शेयर मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसमें से पहला वाला जो सवाल है कि किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। और सबसे ज़्यादा एनालिसिस और डेटा इसी में लगता है। तो उसका कुछ अंश हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से कंपनीज़ को एनालाइज करना चाहिए। हमारी कोशिश ये नहीं है कि सब कुछ एक ही वीडियो में बता दें, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते जाएंगे और उसके ऊपर हम डेवलप करेंगे उस थीम को। तो आज हम एक कंपनी को एनालाइज करते हैं। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये बहुत बड़ी व्हाट यू कॉल FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब। तो आपको तो पता ही है हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब इसमें पहली चीज़ हमको क्या देखनी चाहिए कि इनका रेवेन्यू यानी सेल्स किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर आप 2014 से 2022 तक के फिगर उठा लें तो आप देखेंगे कि जहां 2014 में करीब 30,000 करोड़ की इन्होंने सेल की थी, तो इन्होंने 2022 तक आके वो 52,000 से भी ज़्यादा हो गई सेल्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि करीब करीब 75% की इंक्रीज़ हुई इतने साल में। तो अगर आप इसको एक कंबाइंड एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से देखेंगे कि हर साल पिछले साल की अपेक्षा कितना बढ़ा है, जिससे कि वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, तो ये करीब 7% से ऊपर की ग्रोथ है ये। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनकी सेल्स की ग्रोथ लगातार हो रही है, जबकि पिछले 2 साल कोविड में ख़राब हुए हैं, उसके बावजूद इनकी ग्रोथ इतनी हुई है। पहली चीज़ तो ये देखने वाली है। उसके बाद आपको देखना है इसमें फिगर्स जो दिख रहे हैं, आपको तरह तरह के फिगर दिखेंगे। आपको
एबिटा के, एबिटा इज़ नथिंग बट क्या उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब इंटरेस्ट वगैरह हटा के, डिप्रिसिएशन हटा के, ये सब चीज़ों के अगर डेफिनेशन चाहिए होंगे तो हम बाद में इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी इनकम भी काफ़ी बढ़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में, खासकर पिछले साल कोविड की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई लाइंस जो थी, जो भी रॉ मटेरियल आता है कहीं से, उसमें काफ़ी डिसरप्शन आई थी। तो उस डिसरप्शन की वजह से जितने भी एफएमसीजी कंपनी थी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल आने में तकलीफ़ हो रही थी, उस कहीं मिल नहीं रहा था, तो उसके दाम भी बढ़ गए थे। तो इस वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई थी। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो रॉ मटेरियल एक्सपेंस पे तो है ही है, लेकिन इस केस में वो मार्केट की वजह से था। तो अगर आप देखेंगे कि 2-3 साल पहले तक उनका करीब 39% जितना भी सेल हो रहा है, अगर 100 रुपये का सेल हो रहा है तो उसमें से 39 रुपये जो था उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था, जिसमें कि रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है और पावर, फ्यूल वगैरह, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह इंक्लूडेड है। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा 4% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। उसके बावजूद आप देखिए, अगर पिछले स्लाइड पे आप जाएं तो उसके बावजूद आप देखिए कि उनकी नेट इनकम जो कि 7,995 करोड़ थी, वो इस साल बढ़ के 8,879 करोड़ हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी में एक कल्चर है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, प्रॉफिट को बढ़ाने का। कोई अगर परेशानी मार्केट से भी आ जाए तो फिर भी वो कोशिश यही करते हैं कि उनकी प्रॉफिट कैसे बढ़ी रहे। जैसे इसमें आप देखेंगे कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने अपने फ्यूल कॉस्ट को कम कंट्रोल कर लिया, जो भी पावर का कॉस्ट था उनको कंट्रोल कर लिया, एम्प्लॉय के कॉस्ट को कम कर लिया और एफिशिएंसी बढ़ा ली उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये चीज़ अगर आप डेटा देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने लायक है। पहली चीज़ ये समझिए कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि शेयर खरीद लिया, इसका मतलब आप उसके छोटे ही सही लेकिन एक बिजनेस ओनर बन रहे हैं। तो ओनर जब बन रहे हैं तो आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? आपकी मेंटालिटी ये होगी कि हम उस कंपनी के ओनर बने जिसमें काम ठीक से चल रहा हो, जिसमें इतनी समझ हो कि अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे कम करते हैं और अपनी इनकम को कैसे स्टेबल रखते हैं। तो ये फिगर से कंपनी में इन्होंने कोशिश की है कि इनकी इनकम बढ़ती रहे और ये बहुत बढ़िया कोशिश है। अच्छा, अब 2-4 और चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ। एक तो अगर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखिए तो पिछले 5 सालों में बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले इनकी रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा हुई है, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद इनकी मार्केट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट मोनोपोली के आसपास है। आप देखिए 94.56% और 95.34% में परसेंटेज वाइज ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि बाकियों के लिए उन्होंने मार्केट छोड़ा ही नहीं है। तो जो भी मोनोपोली कंपनी होती है उसकी एक एडवांटेज होती है कि अगर मार्केट में कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रही है, इस कंपनी में एक प्राइसिंग पावर होती है, मतलब अपना प्राइस मार्केट में वो मेंटेन रख सकते हैं। और हिंदुस्तान लीवर ने पिछले साल यही किया था। इन्होंने क्या किया था कि क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो इन्होंने अपनी इनकम ठीक रखने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दिए, फिर भी लोग खरीद रहे थे। तो इसको कहते हैं मार्केट पावर कंपनी का। वो मार्केट पावर आपको नज़र आएगा जब आप उसकी मार्केट शेयर देखेंगे। अगर 100 रुपये बिक रहे हैं एफएमसीजी मार्केट में तो 95 रुपये तो यही कंपनी बेच रही है, ठीक है। तो इसलिए इस कंपनी की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। अच्छा, आखिरी चीज़ है कि इन इंडस्ट्री की जो नेट इनकम हो रही है, मतलब प्रॉफिट हो रही है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने कमाई है पिछले 5 सालों में। तो इसके मतलब ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, बाकी सबसे अच्छी है। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें और देखी जाती हैं। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है, एक तो आपने रेवेन्यू ग्रोथ देख लिया, आपने प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने 100 रुपये लगाए, भले वो 100 रुपये उन्होंने ओनर से लेके लगाए, शेयर होल्डर से लेके लगाए या लोन लेके लगाए, वो सारे पैसे पे कितना परसेंटेज उन्होंने कमाया। अगर वो 15% या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, इसके मतलब
आपके पैसे का इस्तेमाल अच्छा हो रहा है, आपके और बैंक के पैसे मिला के। और उसमें एक और चीज़ ये होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। उसका मतलब है कि शेयर होल्डर ने अगर 1 रुपये 10 रुपया लगाया है तो उसके ऊपर कंपनी ने कितना करा है, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर आप इस कंपनी को देखें तो इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, 15% से ज़्यादा ही रही है। और एक आध चीज़ और हम देख लेते हैं इसमें, एक तो ये कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है, ये 15% से ज़्यादा ही रही है। और एक आध चीज़ और हम देख लेते हैं इसमें, एक तो ये कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। मुझे भी डिविडेंड मिल चुका है इस कंपनी से। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जितनी शेयर हैं और कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो हर साल डिक्लेयर कर देते हैं कि इतना रुपीज़ पर शेयर जो है वो आपको दे देंगे आपके शेयर होल्डिंग के हिसाब से। और क्या को इसमें अगर आपको कंपनी के अंदर रिस्क देखनी है, एक तरह की रिस्क इंडिकेटर है वो, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके जो प्रमोटर यानी ओनर है, ओरिजिनल ओनर्स हैं, वो अपनी शेयर होल्डिंग की परसेंटेज कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं या उतनी ही रखे हुए हैं। अगर वो कम कर रहे हैं तो इसके मतलब एक उसका इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनको कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं है अपनी कंपनी में, हो सकता है कि वो अपना पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हो, ये भी मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हालांकि, लेकिन ये मतलब हो सकता है। लेकिन अगर परसेंटेज सेम है तो इसके मतलब वो जमे हुए हैं अपनी कंपनी में, तो इस कंपनी में ऐसा ही है। इसके अलावा आप ये देखिए कि 2 और बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, 4 टाइप के ब्रॉडली इन्वेस्टर होते हैं। एक तो ओनर हो गए, दूसरे जो ओरिजिनल प्रमोटर जिनको कहते हैं, उसके अलावा आप हो गए, वो आप रिटेल शेयर होल्डर्स में आते हैं। उसके अलावा होते हैं इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, जिसमें 2 टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। बेसिकली ये होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हैं। तो आप इस कंपनी में देखिए कि ना तो इसमें प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग गिराई है, ना इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने गिराई है, ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने गिराई है। इसका कहने का मतलब ये है कि उनको भी इस वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में कि बने रहना चाहिए इस वक्त, ठीक है। और ये काफ़ी समय से ऐसा है, तो इसके मतलब कि ये कंपनी ठीक चल रही है अभी तक। अच्छा, अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन बाद में अगर आप कभी अगर चाहेंगे तो एक्सप्लेनेशन इसमें दे सकता हूँ मैं। एक चीज़ होती है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कितना इनके ऊपर कर्जा है बैंक्स का, लॉन्ग टर्म कर्जा बोलते हैं उसको, और कितना शेयर होल्डर्स के फंड है, यानी कि जो आपने पैसा लगाया हुआ है और प्रमोटर ने लगाया हुआ है। तो ये परसेंटेज बहुत ही कम है इनका, 1.1% है, जबकि इंडस्ट्री में लगभग 4% है। हालांकि इस इंडस्ट्री में ये परसेंटेज कम ही है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखेंगे और कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनमें परसेंटेज बहुत हाई होती है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही कम है। और उस इंडस्ट्री के अंदर भी इनकी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके मतलब ये कंपनी अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस वजह से ये इस तरह की जो कंपनी होती है जिसके सर के ऊपर लोन कम होता है, ये आपके लिए भी वैलिड है कि आपके ऊपर लोन कम होगा तो आपको, ऐसा मैं चाहूँगा नहीं, लेकिन अगर नौकरी चली गई तो लोन नहीं होने से आपको अच्छा है, वही चीज़ कंपनी के ऊपर भी लागू होती है। तो एक और चीज़ इसमें देखनी पड़ती है, उसको कहते हैं करंट रेशियो। कहने का मतलब कि इनके बैंक्स और इन्वेंट्रीज में कितने पैसे पड़े हुए हैं, जिससे कि ये अपने सप्लायर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें। तो उस जितने इनको देने हैं पैसे, उससे ज़्यादा पैसे इनके पास हैं इन्वेंट्रीज और बैंक में। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये कंपनी जो है वो अपने जो लाइबिलिटी हैं, कहने का मतलब कि जिसको भी पैसे देने, देनदारी है, वो पूरी कर सकती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कंपनी में। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं इस कंपनी के बारे में एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो इनके एसेट्स हैं वो करंट एसेट थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट, मतलब जैसे हो गया
फिक्स्ड एसेट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, या आपके लैंड हो गई, फैक्ट्री हो गई, इवन अगर इसमें इन्होंने इंक्लूड किया होगा ब्रांड वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अगर उस तरह से भी किया होगा। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले एक आध सालों में इनकी करंट नॉन करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है टोटल एसेट्स की। इसके मतलब आपका पैसा ये सही तरीके से लगा रहे हैं। दो तरह की कंपनी हो सकती है, या तो आपका पैसा लेके सारे जो प्रमोटर हैं वो बड़ी बड़ी कारें खरीद लें, बड़े बड़े बंगले बना लें, पैसे निकाल लें कंपनी से, एक वो तरीका है। दूसरा ये है कि उसी कंपनी में उसको बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहें, जो कि ये कंपनी में दिख रहा है करते हुए। तो ये फ़र्क होता है एक अच्छी कंपनी और ख़राब कंपनी में। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा दी होंगी और आपको समझ में आ गई होंगी, जिसके ऊपर आप ये तय कर सकें कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये था अभी तक का। और एक लास्ट में अगर आप इनके पीयर से कंपैरिजन देखें, इनके जो इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज है, तो उनसे भी इनका कंपैरिजन बेटर बैठता है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि ये सारे जो रेशियोज़ वगैरह हैं इनका एक मतलब होता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक यही। अगले वीडियो में हम फिर और एनालिसिस देंगे थोड़ा और डिटेल में, जिससे कि आपको पता चले कि और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए कंपनी के अंदर। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कम से कम 10-12 कंपनी ऐसी आपने एनालाइज करके रखनी चाहिए जिसमें आप पैसे लगा सको। तो पहला सवाल जो है वो सॉल्व करना ज़रूरी है, वो ये है कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, और वो इस वीडियो से मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये असेसमेंट आप कंपनी का करेंगे। अगले वीडियो में हम और एक कंपनी का लेके आएंगे और कुछ और भी चीज़ें आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री का, इकॉनमी का और कंपनी का आपस में क्या रिश्ता है। तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक जो न्यूज़पेपर्स में या बाकी जगह न्यूज़ मिलती रहती है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, टिप्स के ऊपर तो आपको बहुत लोग टिप्स देते रहेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर ये कैपेबिलिटी बनानी है कि आप खुद इतना कॉन्फिडेंस रखें कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं वही आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।